लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर एक व्यस्त सोमवार का दिन था। मेरी शिफ्ट अभी शुरू ही हुई थी जब मुझे कॉल आया। बार में एक औरत काफी दंगा कर रही थी। रोजाना होने वाली इन गड़बड़ों से मैं परिचित थी। जो यात्री हद से कुछ ज्यादा ही पी लेते हैं, जिन्हें अभी फ्लाइट की काफी चिंता होती है, या फिर बिगड़े हुए कुछ लड़के जो चाहते हैं कि उनके लिए गेट खोल दिया जाए क्योंकि वो ट्रैफिक की वजह से लेट हैं और उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये कॉल अलग था। कॉल करने वाले की आवाज में डर था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। जब मैं बार तक पहुंची तो मैंने वहां तंग माहौल देखा। फर्श पर टूटा हुआ शीशा बिखरा हुआ था और टेबल पर खड़ी औरत के आसपास डरे हुए लोगों का घेरा बन गया था। वो एक अधेड़ उम्र की औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें कमरे में फंसे हुए किसी जानवर की तरह घूम रही थी। उसके कपड़े उल्टे सीधे हो रहे थे और उन पर ड्रिंक गिरी हुई थी। दूर हो जाओ तुम मुझसे। तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। बारटेंडर ने मेरी तरफ देखा और मुझे इशारा किया। जैसे ही मैं उस औरत के पास जाने लगी, मैरी का ध्यान मुझ पर पड़ा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। उनमें नफरत नजर आने लगी। तुम भी उन्हीं में से हो, है ना? लूसीफर की चमची। मैंने इस उम्मीद में अपने हाथ ऊपर उठा लिए कि उसे लगे कि मैं उसे पकड़ने नहीं आई हूँ। मैम, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। क्यों ना आप वहां से नीचे उतर जाएं, हम बात कर सके। उसने काउंटर से एक बोतल उठाई और मेरी तरफ फेंकी। मैंने मुश्किल से खुद को उससे बचाया। बोतल मेरे पीछे वाली दीवार से टकराकर टूट गई। आसपास खड़े सभी लोग डर के साथ पीछे हो गए। मदद? तुम इसे मदद कहती हो? तुम सब इसमें शामिल हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये पता नहीं? उसकी आवाज ऊंची होती जा रही थी। उसमें कहीं ना कहीं डर का भाव भी झलक रहा था। वो खुद टेबल से उतरी। उसने गिरते गिरते खुद को संभाला। आश्चर्यजनक रफ्तार और जोर से चिल्लाते हुए उसने बार के पास खड़े एक लड़के को पकड़ लिया। इससे पहले कि वो किसी को भी चोट पहुंचाती, मैं आगे बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही वो उस लड़के को 2-4 मुक्के मार चुकी थी। उसको रोकना जैसे नामुमकिन सा हो रहा था। पीछे हटो, सभी लोग पीछे हटो। मेरी आवाज ने लोगों को उनकी स्थिति से उजागर कर दिया और वो इधर उधर भागने लगे। मैरी अपने दर्शकों को इस तरह भागता हुआ देखती है और ज्यादा बेचैन हो गई। वो बार की तरफ भागी और वहां से एक एक करके बॉटल्स फेंकने लगी। हवा में कांच के टूटने और लोगों के चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। हर तरफ केवल डर का माहौल छाया हुआ था। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस जगह को जला दूंगी। तुम सब देखोगे, तुम सब साथ में चलोगे। उसकी बातें सुनकर मेरा खून ठंडा पड़ गया। बॉम्ब की धमकी मिलना कोई आम बात नहीं थी। मैंने रेडियो की मदद से संपर्क किया और उन लोगों को बुला लिया। बार के पास कोर्ट वायलेंट स्थिति हो गई है। मुझे सभी मौजूदा सहकर्मियों की जरूरत है। मैरी ने बार के अंदर से एक बड़ा चाकू हाथ में पकड़ लिया और वो बहुत ही डरावने तरीके से उसे हवा में लहरा रही थी। मैं उसे शांत करने के लिए पास में गई। मैरी, चाकू नीचे रख दो, हम नहीं चाहते किसी को नुकसान हो। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। नुकसान? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नुकसान होने से कोई फर्क पड़ता है? तुम सब मरोगे, मरोगे। वो चाकू लेकर मेरी तरफ झपटी और मैंने मुश्किल से खुद को उससे बचाया। उसकी हरकतें अजीब थी, लेकिन उसकी ताकत भयानक। मैंने अपनी जेब से टेजर निकाला, लेकिन उससे पहले ही वो मुझ तक पहुंच गई। उसने मेरे हाथ पर वार किया, जिस वजह से टेजर जमीन पर गिर गया। उसके अंदर आश्चर्यजनक ताकत थी जो उसे और भी खतरनाक बना रही थी। मुझे उसकी गर्दन पर निकली नसें तक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बड़ी और खून से भरी हुई थी। जैसे ही उसने कोने में अकेली खड़ी एक लड़की को पकड़ा, वैसे ही बैकअप के लिए और सहकर्मी आ गए। वर्दी में और लोगों को देखकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। तुम्हारे जैसे और कुत्ते अब बर्दाश्त नहीं होंगे। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। अब वो चिल्ला रही। उसने चाकू उस लड़की की गर्दन के करीब रखा था। मेरे दिल जोर से धड़क रहा था। मैं उस परिस्थिति को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक गलत कदम और ये एक पल में घातक हो सकता था। मेरे सहकर्मी फैल गए। उन्होंने मेरी को घेरने की कोशिश की, बिना उसे और उकसाए। मैरी, उसे छोड़ दो। तुम्हें तो सिर्फ हमसे शिकायत है ना? ये बस आम लोग हैं। मेरी की आंखें हम दोनों के बीच घूम रही थी, जो व्याकुलता और रोष के मिश्रण से भरी हुई थी। वो एक घिरे हुए जंगली जानवर की तरह लग रही थी, जो हमला करने के लिए तैयार था। बिना चेतावनी के उसने महिला को दूर धकेल दिया और चाकू से बेतहाशा हमला करते हुए फिर से मेरी तरफ आई। मेरे सहकर्मियों ने उस पल का फायदा उठाया, दौड़कर मरी को जमीन पर गिरा दिया। उस फोर्स से उसकी सारी होशियारी निकल गई और चाकू हाथ से छूट गया। लेकिन अभी भी वो आसानी से किसी के काबू में नहीं आ रही थी। वो छटपटा रही, चिल्ला रही और सबको खरोच रही। उसके नाखून उनकी बाहों और चेहरे पर गड़ रहे थे। जाने दो, मुझे चिल्ला दो। मैं अमेरिका की सिटीजन हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसकी आवाज खराश से भरी हुई थी। उसकी चीख पूरे बार में गूंज रही थी।
मेरे सहकर्मियों ने उसे रोके रखने के लिए बहुत जोर लगाया। अपनी चोट के बावजूद मैं मदद के लिए आगे आई। हम सब उसे तब तक पकड़कर रखने में सफल रहे जब तक और सुरक्षाकर्मी नहीं आ गए। पकड़ो इसे अभी! उसे रोकने के लिए हम सभी को हिम्मत करनी पड़ी और फिर भी वो एक राक्षस की तरह लड़ती रही, चिल्लाती रही, रोती, अजीब आवाजें निकालती रही। आखिरकार जब हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया, हथकड़ी लगा दी और बेहोश कर दिया, तब जाकर मैं बार के सामने गिर गई। मेरे हाथ और मुंह खरोंच और कट के दर्द से कांप रहे थे। बार खंडहर बन चुका था, टूटा हुआ शीशा, गिरी हुई ड्रिंक्स और फर्श पर खून के धब्बे। जो लोग भागे नहीं थे वो हैरानगी से वहीं खड़े रहे। मेरी भावनाओं में बह चुकी थी। वो अभी भी लूसीफर और बॉम्ब के बारे में बड़बड़ा रही थी। कुछ ही मिनट बाद एम्बुलेंस भी आ गई। उन्होंने मेरे घाव देखे और बाकी घायल लोगों को भी। मैं उन लोगों की आंखों में अविश्वास और डर देख सकती थी, वही भावनाएं जो मुझे भी महसूस हो रही थी कि वो हादसा था जो हमारे साथ कई समय तक जुड़ा रहेगा। जब मैंने आसपास देखा, उसके बाद के हालातों को ध्यान में रखते हुए मैं आसपास डर के भाव को दूर नहीं कर पाई। मैरी के पागलपन से भरी हरकतों का भवंडर मेरे सामने था, जो अपने पीछे विनाश और डर छोड़ गया था। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने बयान लेकर जांच शुरू कर दी। उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए हमारी पीठ थपथपाई, लेकिन हमें वो तारीफ खोखली लगी। हमने फौरन खतरे को काबू कर लिया था, लेकिन शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के घावों को ठीक होने में वक्त लगने वाला था। इन सब के बाद मैंने गर्म कॉफी ली और अपने कांपते हुए हाथों को स्थिर करने के लिए बैठ गई। मैं मेरी की जंगली आंखें देखती रही, उसकी चीखें सुनती रही। डर और हताशा बहुत ही साफ और जबरदस्त थी। मैं ये सोचकर हैरान थी कि ऐसी कौन सी चीज थी जिस वजह से उसकी हालत हो गई थी। वो किन राक्षसों से लड़ रही थी। बाद में जैसे ही मैं एयरपोर्ट से निकली, शहर की रोशनी मेरी धुंधली आंखों पर पड़ी। रात की घटनाएं फिर से मेरे दिमाग में घूमने लगी। उस बवाल और आतंक का एक निरंतर चक्र। मैं जानती थी कि इस बारे में मुझे कई हफ्तों तक बुरे सपने आते रहेंगे, या फिर शायद इससे भी ज्यादा समय तक। इस मुठभेड़ ने मुझे अंतर तक निचोड़ कर रख दिया, समझदारी और पागलपन के बीच की रेखा को उजागर कर दिया। मरी के पागलपन ने हमारे ऊपर गहरी छाप छोड़ दी। जब मैं घर पहुंची तो ना चाहते हुए भी मुझे असुरक्षा की भावना ने घेर लिया। मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि कितनी जल्दी कोई चीज बिगड़ सकती है और संभल भी सकती है। जो कहानी अभी आपने देखी वो एक सच्ची घटना से प्रेरित है। 5 मई 2023 वाले दिन सभी कर्मचारियों को बार तक जाने का आदेश मिला, जहां नशे में धुत एक औरत अपने आसपास के लोगों पर हमला कर रही थी और बार से निकलने से मना कर रही थी। जब 2 ऑफिसर स्थिति को संभालने के लिए आगे बढ़े तब वो औरत बात तक नहीं कर रही थी। फिर भी उसने बताया कि उसने सिर्फ 2 ग्लास वाइन पी है, और वो भी 2 घंटे पहले। जब बाहर निकाला गया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस वजह से वो महिला उत्तेजित हो गई और उसने पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, गालियां देने लगी और रोने लगी। उस औरत का यह भी मानना था कि क्योंकि वो एक जर्मन सिटीजन है, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि काबो की हमारी वेकेशन एक बुरे हादसे में बदल जाएगी। वो हफ्ता अपने दोस्तों के साथ सूरज, रेत और समुद्र के पास बिताने के लिए था। ओलिविया, ईथन, सारा और जे, हम सब एक दूसरे को जर्नलिज्म स्कूल से जानते थे और ये ट्रिप बहुत ही महीनों से टल रहा था। लेकिन सब कुछ उस रात बदल गया जब ओलिविया अपने कमरे में मरी हुई पाई गई। हमने उस दिन समुद्र के आसपास घूमते हुए बिताया और ओलिविया ने हमेशा की तरह अपने कैमरा के हर चीज से तस्वीर ली। वो एक फोटो जर्नलिस्ट थी और बल्कि उसी की वजह से काबो का हमारा ये ट्रिप सफल हुआ था। उस रात हमने तय किया कि हम समुद्र के किनारे बने एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। ओलिविया का ध्यान भटका हुआ लग रहा था, लेकिन मैंने इस ख्याल को अपने दिमाग से सोच कर निकाल दिया कि शायद वो थकी हुई है। वापस अपने होटल तक पहुंचते हुए हमें आधी रात हो गई। ओलिविया ने कहा कि वो आज जल्दी सोने जा रही, जबकि बाकी बचे हुए हम लोगों ने पूल के किनारे घूमने का फैसला किया। करीब 1 घंटे के बाद हमें ओलिविया के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। हम भागते हुए उसके कमरे की तरफ गए और हमने उसे जमीन पर गिरा हुआ पाया, बेजान। कमरा तहस नहस हो चुका था, ड्रॉर्स खुले हुए थे, उसका सूटकेस उल्टा पड़ा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि चोरी हुई है। पुलिस काफी जल्दी आ गई और उन्होंने फौरन छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने हमसे बयान लिए और कमरा छांटने लगे। इस हादसे के इंचार्ज ऑफिसर का नाम डिटेक्टिव मार्टिनेस था। वो काफी काबिल लग रहे थे, लेकिन कमरे की हालत देखकर मुझे घुसपैठ के इरादे कुछ अलग लग रहे थे। ओलिविया का कैमरा गायब था, जो कि कोई आम बात नहीं थी। डिटेक्टिव, क्या आपको लगता है कि चोर ओलिविया का कैमरा चुरा कर ले गया होगा? हो सकता है। हम अभी भी कोई ऐसा सुराग ढूंढ रहे हैं जो हमें गुनहगार तक पहुंचा सके। अगले कुछ घंटों तक हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम सब सदमे में थे।
और जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जैसे पुलिस ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई, मैं इस बात से उभर नहीं सका कि ओलिविया की मौत के पीछे कोई और वजह भी थी। पिछले कुछ दिनों से वो हम सब से कुछ छुपा रही थी और मैं सोच ही रहा था कि वो क्या था। ओलिविया एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी और वो हाल ही में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। एक बार बातों बातों में उसके मुंह से इतना निकल गया था कि ये एक बहुत बड़ा राज है, लेकिन उसने उसके बारे में कभी और कोई जानकारी नहीं दी। मैंने अपनी जांच पड़ताल शुरू करने का फैसला किया। मैं जानता था कि मुझे किसी भी हाल में उसका कैमरा ढूंढना है। सबसे पहले मैंने बीच पर चेक किया जहां हमने सबसे ज्यादा वक्त बिताया। मैंने रेत में कैमरा ढूंढना शुरू किया। जैसे ही मैं हार मानने वाला था तभी मैंने एक पत्थर के पास कुछ चमकता हुआ देखा। वो एक मेमोरी कार्ड था। जैसे ही मैंने उसे उठाया मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वो सुराख हो सकता है जिसकी मैं तलाश कर रहा था? होटल वापस आकर मैंने ईथन का लैपटॉप लिया और उसमें मेमोरी कार्ड डाला। उसमें ज्यादातर तस्वीरें हमारे ट्रिप की थी, लेकिन जब मैंने उसे और स्क्रॉल किया तो मुझे कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई दी जो अलग थी। उन्हें रात में खींचा गया था जिसमें दो लोग बीच के पास मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। जब हम और गहराई में गए तो हमें मालूम पड़ा कि उनमें से एक इस जगह का लोकल बिजनेसमैन कार्लोस मेंडिस था। क्या तुम्हें लगता है कि ओलिविया को कुछ ऐसा पता चल गया था जो उसे नहीं पता होना चाहिए था? मैंने अपने दोस्तों से कहा और बेवकूफों की तरह हम इस बारे में मेंडिस से सीधा बात करने चले गए। इसमें बहुत जोखिम था, लेकिन मुझे ये करना था। जब मैंने उसके बारे में गूगल किया तो मुझे पता चला कि मेंडिस को लोकल चैरिटी करने का बहुत शौक था। उसने हाल ही में सिस्टर गोंसालेस को एक जमीन दान में दी थी, इसलिए हमने उनके चर्च के सदस्य होने का नाटक किया और ये कहते हुए एक अर्जेंट मीटिंग रखवाई कि सिस्टर्स को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो गई है जिसके बारे में हम बात करना चाहते। हम उसके विला में पहुंचे और हमने देखा कि वो पूल के किनारे हमारा इंतजार कर रहा था। हम छुप कर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से अभी। जैसे ही उसे पता लगा कि हम उस पर इल्जाम लगाने आए हैं वो गुस्से में आ गया। हमारे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं जिसमें तुम उस रात एक आदमी से मिले थे जिस रात ओलिविया की हत्या हुई। वो तस्वीरें उसके कैमरा से ली गई थी। मेंडिस का चेहरा फीका पड़ गया। हमारे करीब आने से पहले उसने आसपास ध्यान से देखा। देखो, तुम नहीं जानते कि तुम किस चीज में अपने पैर फंसा रहे हो। फौरन यहाँ से निकल जाओ वरना बहुत पछताओगे। इससे पहले कि हम कुछ कहते उसके गार्ड हमारे सामने आकर खड़े हो गए और हमें जबरदस्ती वहां से निकाल दिया गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। वो पक्का कुछ छुपा रहा है, हमें और सुराग ढूंढने होंगे। मैंने अपने दोस्तों से कहा। हम चुपके से ओलिविया के कमरे में घुसे। जब उसके सामान के पास पहुंचे तो मुझे गद्दे के नीचे एक छोटी सी किताब मिली। उसमें मेंडिस और उसके सभी गैर कानूनी कामों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था। वो कई हफ्तों से इस आदमी के बारे में सुराग इकट्ठा कर रही थी। अचानक सभी बातें मेल खाने लगी। इसी वजह से वो चाहती थी कि हम सब काबू आए। वो मेंडिस पर जांच कर रही थी। जब हम अपने अगले कदम के बारे में बात कर रहे थे तो अचानक हमने दरवाजे पर एक हलचल सुनी। वो डिटेक्टिव मार्टिनेस था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्राइम सीन है। हमें कुछ मिला है। ओलिविया कार्लो मेंडिस पर जांच कर रही थी। उसके पास सबूत भी थे। ये किताब मुझे दो, मैं देखता हूँ इसे क्या करना है। उसके बात करने के तरीके में कुछ तो था जिसने मुझे झिझकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता मार्टिनेस ने मेरे हाथ से किताब ली और वहां से चला गया। तब हमें उसके मिले होने पर शक हुआ। हमने मार्टिनेस का पीछा करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद वो हमें मेंडिस तक ले जाएगा। वो हमें शहर के बाहर बने गोदाम तक ले गया। मार्टिनेस ने अपनी गाड़ी बाहर लगाई और खुद अंदर चला गया। उसके हाथ में ओलिविया की किताब। दरवाजे से अंदर जाने से पहले हमने कुछ मिनट इंतजार किया। गोदाम में रोशनी बहुत ही कम थी और वो कार्टन और औजारों से भरा हुआ था। हमें पीछे बने हुए ऑफिस से आवाजें आ रही थी। हमने दरवाजे के बीच बने गैप से अंदर झांका। मैंने उस ओलिविया की किताब मेंडिस को देते हुए देखा। बहुत बढ़िया काम किया मार्टिनेस। अब बस हमें सबूत को मिटाने की जरूरत है। और उसके दोस्तों का क्या? वो बहुत करीब आ रहे हैं। ऐसा लगना चाहिए जैसे वो एक एक्सीडेंट था। मेरा खून ठंडा पड़ गया। हमें जल्द ही कुछ करना था। मैंने अपने बाकी दोस्तों को मेरे पीछे आने का इशारा किया और हम पीछे वाली एग्जिट से निकलने की कोशिश करने लगे। जैसे ही हम एक मोड़ पर पहुंचे तो हमारा सामना मेंडिस के गार्ड से हुआ। भागो! हम सब बिखर गए, लेकिन फिर भी उसने मुझे पकड़ लिया और क्रेट के ढेर पर धक्का दे दिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दर्द ने मेरा साथ नहीं दिया। बाकी लोग भागने में सफल हो गए। गार्ड मुझे खींचकर ऑफिस ले गया। अरे अरे अरे, लगता है कि हमारा हीरो खुद हमारे पास आ गया। मेंडिस ने कहा, डिटेक्टिव, इसे सबक सिखाओ और फिर इसे ठिकाने लगा देना। उसने एक बार फिर मुझ पर हमला किया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक कुर्सी से बंधा हुआ था जो गोदाम के बीचों बीच रखी हुई थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं महसूस कर सकता था कि वहां से खून भी निकल रहा है। मेंडिस और मार्टिनेस पास खड़े होकर बहस कर रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। मैंने उस रस्सी से अपने हाथ निकालने की बहुत कोशिश की,
लेकिन वो बहुत कस कर बांधी हुई थी। जैसे ही मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी, मुझे बाहर से हलचल हुई। जोर से दरवाजा खुला। इथन और जैक भागते हुए अंदर आए। उनके पीछे सारा और पुलिस भी थी। वो लोग मदद ढूंढने में कामयाब रहे और मुझे बचाने आ गए। पुलिस ने फौरन मेंडेस और उसके गार्ड्स को पकड़ लिया। मार्टिनेज ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने उसे भी दर्द पहुंचा। सारा मेरी तरफ भागी और उसने मेरे हाथ खोले। पुलिस ने मार्टिनेज और मेंडेस को गिरफ्तार कर लिया और मुझे हॉस्पिटल ले गए। बाद में हमें पता चला कि मार्टिनेज कोकेन ड्रग की सप्लाई कर रहा था। ओलिविया ने उनके एक आदमी को मियामी में पकड़ा था, जहां पर वो एक फोटो जर्नलिस्ट का काम कर रही थी, और वहीं उसे इसके पीछे के मेन आदमी के बारे में पता चला, कार्लोस मेंडेस। कार्लोस मेंडेस ही था जो इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड था। हम मेंडेस के बुरे कामों का पर्दाफाश करने में सफल हो गए थे, लेकिन इसके हमें बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ दिनों के बाद हम बीच पर ओलिविया को आखिरी गुड बाय कहने गए। जैसे ही सूरज समुद्र में ढलने लगा, मुझे एक सुकून का एहसास हुआ। ओलिविया की मौत अब बेकार नहीं जाएगी।